हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके चैनल स्टडी 99 में आप लोगों का स्वागत है। जो बच्चे आईएएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, दरोगा, एसआई, रेलवे, बिहार एसआई, सीजीएल, बैंकिंग, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक दोस्तों, आज हम चलते हैं कुछ प्राचीन काल के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक दोस्तों, इससे पहला देखते हैं। ये आज का मोटिवेशनल स्पीच है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। मतलब किस्मत के भरोसे जो बैठे हैं वो बैठे रहें। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि तुम किस्मत के भरोसे बैठे रहो, यहाँ पर दिन रात मेहनत चल रही है। और मैं हार कैसे मान लूँ, जब तक मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं हार कैसे मान लूँ, क्योंकि मेरी जीत का इंतजार तो मेरी माँ कर रही है। ठीक बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन है। किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लाया था? तो अगर इस कौन लाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क, अशोक, शिशुनाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लाया था। चंद्रगुप्त ने किसको हराया था? तो सेल्युकस को हराया था, जो एक यूनानी शासक था। ठीक है दोस्तों, तो सेल्युकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के काल में मेगास्थनीज भारत आया? तो मैंने अभी भी बताया कि सेल्युकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसको हराया था? सेल्युकस को हराया था। और ये सेल्युकस जो है वो सेल्युकस का ही दरबार का कवि था मेगास्थनीज। जो दरबार मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तिका लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। क्या था? इंडिका। इसे मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो आप लोग बताइए, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? 5, 4, 7, 6। तो कितने भागों में विभक्त थी? 5 भागों में विभक्त थी मौर्यकालीन शासन व्यवस्था। ये जो 5 भाग विभक्त थे, उन 5 भागों में ये थे, जैसे प्राच्य। अब एक पहला भाग था प्राच्य, दूसरा था उत्तरापथ, तीसरा था दक्षिणापथ, चौथा था अवंती राष्ट्र, पांचवा था कलिंग। अब ये प्राच्य पड़ता है पाटलिपुत्र में। प्राच्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन थी। और कलिंग की राजधानी तोसला थी। और प्रेजेंट टाइम में इनकी लोकेशन कहाँ है? प्राच्य पाटलिपुत्र आपका बिहार में है। उत्तरापथ तक्षशिला आपका पाकिस्तान में। याद रहे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का ही जो चाणक्य था, तक्षशिला से ही संबंधित था, तक्षशिला चाणक्य भी। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अवंती राष्ट्र उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कलिंग तोसली उड़ीसा में पड़ता है। ठीक दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें बताया गया है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो कितने भागों में विभक्त थी? 5 भागों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो किस में मिलता है? इंडिका में। आपको मैंने बताया था इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कहाँ से आया था? मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी था। किसके राज दरबार से आया था? सेलुकस के। मेगास्थनीज जो है मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। मुद्रा राक्षस में कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का वर्णन मिलता है, जो उसने सेल्युकस पे प्राप्त की थी विजय। उसका अगर वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो आपका मुद्रा राक्षस में मिलता है। हर्षचंद्र जो है वो बाणभट्ट की कविता है। और अर्थशास्त्र आपका चाणक्य की रचना है। ठीक है ना। तो ये पुस्तकें हैं जिनके राइटर को हमने आपको बता दिया। और इंडिका किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर इंडिका होगा। पांचवा क्वेश्चन है। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में राजस्व के कितने स्रोत थे? तो राजस्व के कितने स्रोत थे दोस्तों? 7 स्रोत थे। कितने स्रोत थे? 7 स्रोत थे। अब वो कौन कौन से स्रोत थे हम ये देख लेते हैं। ठीक ना। ये देखिए, पहला स्रोत था दुर्ग, दूसरा था राष्ट्र, खनि, वज्र, सेतु, वणिक पथ। ठीक ना। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थे। सातवां जो था वो ये सातवां जो था वो था वन। ठीक ना, जो नहीं लिखा है इसमें वन था। तो दुर्ग से आपको समझते हैं, दुर्ग से जो आय प्राप्त होती थी राष्ट्र से जो आय प्राप्त होती, खनिजों से जो आय प्राप्त होती, वज्र, पशुपालन से जो आय प्राप्त होती, सेतु, फल फूल सब्जियों से जो प्राप्त होते, वणिक पथ, मार्गदर्शक, मतलब जो रास्ता बताने वाले थे उनसे भी कर लिया जाता, तो मार्गदर्शक कर होता था। और वन वहाँ के जो वनों से जो प्राप्त होता था। तो इस प्रकार से सात सात स्रोत थे राजस्व के, जो हमने आपको बताया।
तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में राजस्व के 7 स्रोत थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की मुद्रा क्या कहलाती थी? रुपया, रूबल, डॉलर, पर्ण। तो आपको पता है वो रुपया भारत की है जो प्रेजेंट टाइम में चालू है, रूबल आपका रूस का है, डॉलर आपका अमेरिका का है, और पर्ण जो है ये मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की मुद्रा है। 7वां क्वेश्चन, सीता भूमि कैसी भूमि थी? सीता भूमि एक भूमि कर था। कौन सा कर था? भूमि कर था। और भी कुछ भूमि कर लगाए जाते थे जो आप लोग देख लीजिए। ये आपका वितित कर, वितित कर चारागाह कर होता था मौर्य काल में, रज्जु कर भूमि पैमाइश कर होता था, वर्तनी सीमा पार कराने कर होता था, और अतिवाहिका कर मार्गदर्शक करने का कर होता था। ये कुछ कर थे जो मौर्यकालीन में और भी लगाए जाते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बलि कैसा कर था? तो बलि एक धार्मिक कर था। कैसा कर था? एक धार्मिक कर था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 साल तक शिक्षा ग्रहण की? नालंदा, भोजपुर, पाटलिपुत्र, मगध। तो कौन सा उसका सबसे महान विद्यालय था? नालंदा। तो नालंदा में चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में 10 साल तक शिक्षा ग्रहण की। 10वां क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न रहते थे? तो आपको सभी को पता, चंद्रगुप्त द्वितीय से विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसके शासनकाल में कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न रहते थे। ठीक है, अगला देखते हैं ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो नवरत्न थे वो ये हैं। पहला था महाकवि कालिदास जी का, क्या थे? महाकवि थे। दूसरे थे धन्वंतरी। धन्वंतरी किससे संबंधित थे? चिकित्सा से। वराह मिहिर, ये खगोल शास्त्री थे। अमर सिंह, ये कोशकार थे। अमर सिंह जो थे वो कोशकार थे। शंकु वास्तुकार थे। छपड़क ज्योतिषी थे। वरुचि व्याघ्र गणक मतलब कि गणना करने वाले थे। उसके बाद आपका घटकरपर है। घटकरपर क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। बेताल भट्ट जादूगर थे। तो ये आपके नवरत्न थे। और ये नवरत्न किस क्षेत्र से संबंधित है ये आप लोगों ने देखा, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है मौर्य वंश से थे। चंद्रगुप्त द्वितीय तो को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, और गुप्त कुमार गुप्त जो थे ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले शासक थे। अगला क्वेश्चन ये है आपके शेरनवान, जिनका कल हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये अपने वक्त के एक महान स्पिनर थे। जैसे सचिन तेंदुलकर को सदी का महान बल्लेबाज कहा जाता है, उसी तरीके से शेरनवान को भी सदी का महान स्पिनर गेंदबाज कहा जाता है। ये इनकी कल डेथ हो गई है। हार्ट अटैक पड़ा है इनको। इनके परिवार ने निजता को बनाए रखने के लिए कहा है कि बाकी विवरण हम बाद में देंगे, ठीक ना। तो ये काफ़ी दुखद घटना है। कल ऑस्ट्रेलिया के 2 महान लोगों का निधन हुआ। एक तो इनका निधन हुआ है, एक विकेट कीपर बल्लेबाज का निधन हुआ था, ठीक ना। आगे देखते हैं हम लोग, गुप्त काल के बाद किस वंश ने, यहाँ पे वंश होगा, वंश नहीं, ये वंश है। गुप्त काल के बाद किस वंश ने शासन किया? हर्र, खिलजी, मौखरी, शिशुनाग। तो किस वंश ने शासन किया? मौखरी वंश ने। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुपाल ने की थी। किसने की थी? शिशुपाल ने की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। और याद रहे कि शिशुनाग वंश का जो शिशुपाल है ये भी जो वृक्ष था, बौद्ध वृक्ष, उसको क्या किया था? नष्ट किया था। ये भी याद रखना फैक्ट है। पहली जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, नालंदा, बोधगया, राजगृह। तो पहली जो जैन सभा है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। हम इससे कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ये देखिए, जब पहली जैन सभा स्थूलभद्र के शासनकाल में 300 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में थी। कब हुई थी? इसके अध्यक्ष कौन थे पहली जैन सभा के? तो स्थूलभद्र थे। कब हुई थी? 300 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो शासक थे उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य थे। और कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और दूसरी जो जैन सभा है वो देवार्धि क्षमाश्रमण के अध्यक्षता में हुई थी। 512 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? वल्लभी में। और उस वक्त वहाँ का शासक कौन था? तो ध्रुव सेन था। तो ये जैन सभाओं से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि जैन सभा और बौद्ध सभा अक्सर पूछी जाती है कि जैन सभाएं कहाँ पे हुई थी और बौद्ध सभाएं कहाँ पे हुई थी, उस वक्त वहाँ के अध्यक्ष कौन थे और वहाँ के राजा कौन थे, स्थान का नाम और सन, ये अक्सर क्वेश्चनों में आता रहता है वनडे एग्जामों में। और बड़े यूपी पीसीएस और आईएएस एग्जामों में भी ये पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? अल्फा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो अल्फा प्रोटीन त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है।
अगला है केसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। और केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। क्या होता है? दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि किस प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? केसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर ये है कि केसीन के कारण आप लोगों ने देख लिया कि केसीन के कारण जो दूध का रंग होता है वो सफ़ेद होता है। इसके बाद कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खराब हो जाता है। और लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है। लैक्टोज के कारण क्या होता है? दूध मीठा होता है। तो ये दूध से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। फिर से स्टडी 99 में आप लोगों का स्वागत है। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कभी हाल ही में कल एक जो बैठक हुई थी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, अर्थात यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसमें जो रूस के खिलाफ वोटिंग करने के लिए कहा गया था, उसमें से 32 वोट जो है वो रसिया के खिलाफ पड़े हैं, जबकि 2 वोट रसिया के सपोर्ट में पड़े हैं। और 13 देशों ने वोटिंग से मनाही कर दिया है। इन 13 देशों में आपका भारत, पाकिस्तान और अन्य देश हैं। तो याद रखना कि भारत और पाकिस्तान ने ना तो यूएनओ में वोटिंग किया, ना यूएनएससी में किया। अर्थात यूएनएससी मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भी सब वोटिंग नहीं किया रूस के खिलाफ, ना रूस के पक्ष में। और यूएनएचआरसी में भी वोटिंग नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये सब दर्शाता है कि भारत जो है वो रूस के समर्थन में खड़ा है, बल्कि यूक्रेन के समर्थन में नहीं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि सदियों से भारत का अगर कोई मित्र रहा है तो वह रूस ही रहा है। ठीक है दोस्तों।